ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इफ स्टेटमेंट को समझने के बाद में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का। और आप जानते ही हैं अभी हम बात कर रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स की। पाइथन फंडामेंटल में लर्न कर रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर नंबर 5। आइए अब लूपिंग को समझते हैं। हमने ऑलरेडी जब फ्लो ऑफ कंट्रोल डिस्कस किया था तो हमने देखा था 3 तरीके से हमारे फ्लो होते हैं। एक होता है आपका सीक्वेंस, दूसरा हमने पढ़ा था सिलेक्शन, और फाइनली हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका रिपीटेशन। इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी अभी इसके पहले डिस्कशन कर लिया है। अगर आप उसका डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो रिपीटेशन हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम में पर्टिकुलर ऑपरेशन या सेट ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स या बार बार क्या करना, उसको रिपीट करना। ये रिपीटेशन एक्चुअली जब हम बात करते हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। और कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक हमारा रिपीटेशन होता है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारा रिपीटेशन बंद हो जाता है, रिपीटेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो बार बार कोई स्टेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम रिपीटेशन यूज करेंगे। रिपीटेशन को प्रोग्रामिंग में, पाइथन लैंग्वेज में या इन जनरल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। पाइथन में 2 टाइप के लूप यूज करते हैं, वन इज वाइल, सेकेंड इज योर फॉर। अब इसे हम समझते हैं डिटेल में, लेकिन वाइल और फॉर को समझने से पहले हमारे लिए रेंज फंक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेंज का ही यूज़ करके हम फॉर लूप में रिपीटेशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं या सेटअप स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये रेंज जो है पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है? पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन, मतलब ऑलरेडी ये पहले से उसमें डिफाइंड है। अब रेंज फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, जब भी आप अपने पाइथन प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको जनरेट करके देता है। क्या देता है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो रेंज जो है वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ वैल्यू जनरेट कर रहा है। और ये जो वैल्यू होती है वो किस में होती है? एक सीक्वेंस में। या तो ये सीक्वेंस क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है, लिस्ट हो सकता है, या आपकी सीक्वेंस टपल भी हो सकती है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में आपको वैल्यू जनरेट करेगा। अब रेंज ऑपरेटर को यदि आपको यूज करना है तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में रेंज को यूज करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं रेंज। इसका ये ब्रैकेट आप ओपन करते हैं जिसमें लोअर लिमिट कहाँ से हमको रेंज स्टार्ट करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर कब तक हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज का एंड वैल्यू कहाँ तक जाएगा। जैसे यहाँ पे डाला 0, यहाँ पे डाला 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1। मतलब अगर यहाँ पर आपने लिखा रेंज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेंज, आपने डाला 0, 10 और बंद कर दिया, मतलब डिफॉल्ट कुछ भी स्टेप वैल्यू नहीं दिया, तो ये 1 से करेगा। तो ये पहले वह 0 दिखाएगा, फिर 1, देन 2 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इसमें अपर लिमिट रहती है, जो हमने क्या डाली 10, वो कभी भी रिजल्टेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता। मतलब 0 से लेकर ये 9 तक की वैल्यू की लिस्ट ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिखते हो रेंज, आपने डाला 10, 20, तो इसका मतलब ये क्या आंसर देगा, 10, 11। मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, तो ये रेंज ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा। अगर आप लिखते रेंज और आप लिख देते से फॉर एग्जांपल 5, तो यहाँ पर ये 5 एंड लिमिट होती और ये क्या आंसर देता, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप लिखते रेंज और आप डाल देते 10 से लेकर 100 और स्टेप वैल्यू दे देते 10, तो क्या दिखाता, 10, 20, 30, 10 10 के डिफरेंस में कहाँ तक की वैल्यू डिस्प्ले करता आपको, 90 तक की। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम रेंज ऑपरेटर को यूज करते हैं। पाइथन शेल पे इसे आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आइडियली शेल को स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी रेंज ऑपरेटर को यूज करना है तो उसके लिए हमने आपको क्या बोला कि जब आप रेंज फंक्शन यूज करोगे, जैसे मैंने डाला 5, तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसके लिए हमें कोई एक वेरिएबल लेना होगा। अब ये जो वेरिएबल आपने लिया, ये एक इसका जो नेचर होगा वो लिस्ट बन जाएगा। कैसे? हमने x इक्वल टू रेंज किया, आप एक बार प्रिंट करके देखिए ये क्या आपको वैल्यू दिखा रहा है, रेंज 0 to 5। मतलब अब यहाँ पर ये तो एज इट इज रेंज 0, 5 दिखा दिया, क्योंकि लिस्ट हम कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू, मैंने लिया लिस्ट फंक्शन, उसके अंदर आपने रेंज डाला और आपने लिखा 5। ऑलराइट,
अब क्या होगा जब आप x को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या दिखा रहा है आपको 0 1 2 3। अब मैं ये रेंज को लूप में इस्तेमाल कैसे करूँगा वहाँ पे बताऊँगा ही आपको, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यू एक्चुअली जनरेट कर रहा है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ x इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में जाके मैंने डाला रेंज, मैंने डाला 10, 50, 5 का डिफरेंस। एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए x में कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं वापस से लिस्ट ले लेता हूं और रेंज फंक्शन लगाऊंगा और इस दफ़ा मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा। उदाहरण के तौर पे आपने लिया रिवर्स ऑर्डर के लिए 50, मैंने डाला 10 और मैंने डाल दिया -5। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। x को प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आप डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वैल्यू आपकी लिस्ट या लिस्ट ऑफ वैल्यू जनरेट होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिस्ट ऑफ वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो ये तो बात हुई हमारे रेंज फंक्शन की, जिसकी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। जब हम रेंज फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो लूप को और बेहतर तरीके से समझने से पहले हम मेंबरशिप ऑपरेटर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। आई गेस आपको इसकी भी क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब हमने ऑपरेटर को डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये इन और नॉट इन को हमने देखा था। तो बेसिकली ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब वापस से हम या तो लिस्ट की बात करेंगे, स्ट्रिंग की बात करेंगे या टपल की बात करेंगे, इनमें कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, उसका आंसर ट्रू देगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर नॉट इन अगर आप लगाएंगे और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। तो दोनों इन और नॉट इन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मैं वापस से आइडियली शेल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी मेरी जो x है लिस्ट ये दिख रही, क्या यहाँ पर 10 अगर मैं लिखूँ इन x है तो क्या दिखाया, फॉल्स। अगर लिखूँ 10 नॉट इन x तो क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ पे अच्छे से। अब इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 50 इन x तो क्या दिखाया, ट्रू दिखाया। तो इस तरह से इन और नॉट इन ऑपरेटर का प्रयोग हम करते हैं एज ए मेंबरशिप। अब रेंज और नॉट इन को समझने के बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्चुअल लूपिंग कंस्ट्रक्ट को, दैट इज योर फॉर लूप। तो पहली बात तो ये कि फॉर लूप का काम क्या है, किसी पर्टिकुलर आइटम या किसी गिवन सीक्वेंस में जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज या आइटम्स हैं उनको प्रोसेस करवाना। और दूसरे तरीके से फॉर लूप का मतलब क्या हो गया, रिपीटिंग स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड इट, रिपीटिंग स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड इट, ये भी इसका पर्पज हो सकता है। ऑलराइट, तो फॉर लूप अगर आपको यूज करना है तो इसके सिंटेक्स को हम पहले देखते हैं और उसके बाद में फिर उसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो फॉर लूप को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, सॉरी मैं इसे फिर से लिख देता हूं। तो हमने लिया सबसे पहले फॉर के बाद में सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, ये एक प्रकार का काउंटर है। फिर हम लगाते हैं इन ऑपरेटर, एक्चुअली ये स्मॉल में लिखना चाहिए मुझे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कैपिटल में लिखा। मैं वापस से इसको स्मॉल ही कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो मैंने लिया फॉर वेरिएबल, मैंने डाला इन और उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस रेंज ऑपरेटर की मदद से भी आ सकता है या डायरेक्ट कोई लिस्ट टपल स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद आप कोलन डालेंगे और कोलन के बाद जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है उसको इस लूप के अंदर डाल देंगे। आपका फॉर लूप का काम खत्म। मल्टीपल एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने लिया फॉर, मैंने लिया आई, इन लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिया, रेंज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। मैंने बोला 5, आपने डाला यहाँ पे प्रिंट आई। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। समझ में आ गई होगी बात आपको। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से देख लेते हैं। जैसे आपने डाला फॉर आई इन, मैंने फिर से लिया रेंज, मैंने डाला 10 से लेकर 40, 5, कोलन आपने लिखा और इस बार आपने डाल दिया प्रिंट और आपने डाला आई। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब ये क्या आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा, ऑब्वियसली आपको देगा 10, देन 15, देन 20 एंड सो ऑन अप टू 35। तो ये आपको समझ में आया फॉर लूप कैसे यूज करते हैं।
इसी तरह से मान लीजिए एक लिस्ट है, हमने लिस्ट में डाला है 10, 20, 30 और 40। अगर आप लिखते हैं फॉर आई इन और आपने अब लिया एल और उसके बाद यदि आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हो आई, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा ये आंसर? ये इन सभी वैल्यूज़ को, मतलब ये एल हमारा सीक्वेंस हो गया, तो ये एल जब तक ट्रू है, मतलब आई इसमें जब तक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, चूंकि हमने इन लिया, तो ये आई इन एल जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये रिपीटेशन चलेगा। इसका मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा देखेगा एल में कुछ भी नहीं बचा है, तो ये फॉल्स होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, अगर आपने लिया जैसे फॉर, मैंने बोला एक्स इन संजय, ठीक है, इसके बाद में यदि आप प्रिंट करोगे क्या एक्स को, तो क्या आंसर देगा? SAN, क्योंकि ये भी क्या है आपका एक सीक्वेंस है, जब तक एक्स इन सैन ट्रू है तब तक रिपीटेशन हो रहा है, मतलब प्रिंट एक्स हो रहा है। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होगी, प्रिंट एक्स का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। जितनी भी बातें आपके साथ डिस्कस की, आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। बेटर ये होगा कि मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। मैंने लिया फॉर आई इन रेंज, मैंने डाला यहाँ पे 10, कोलन डाला और मैंने डाल दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा आई। ऑलराइट, इसे हम रन करते हैं। रन करेंगे तो सेव करने बोलेगा, जल्दी से सेव कर देते हैं। वर्ड या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, देखिए ये वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। इसी तरह से यदि मैं लिखता 10, 40, स्टेप वैल्यू 5, ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पे क्या आंसर देता आपको? क्या आंसर देता है? 10, 15, 20, 25, 30, 35। इसी तरह से मान लीजिए रेंज की जगह अब हम ले लेते हैं एक लिस्ट को, लेकिन हमको पहले लिस्ट को डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एल इक्वल टू, मैंने डाला 10, 20, मान लीजिए 10, 20, 30। ऑलराइट, अब आप इसे एक बार रन करके देखें, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आंसर आता है? 10, 20, 30। एक बार एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया s इक्वल टू, हमने डाला संजय। ऑलराइट, इन्वर्टेड में हम लिख देते हैं, स्मॉल लेटर ही ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे s ले लें और उसके बाद i को प्रिंट करें, ज़रा देखते हैं क्या आपकी स्क्रीन पे आंसर आता है। तो आप देखिए संजय आपको दिखा रहा है। अब ये तो हुआ सिंपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना। मान लीजिए आपको प्रोग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश प्रोग्राम टू डिस्प्ले वॉवेल ओनली। क्या दिखाना है हमको? केवल वॉवेल दिखाना है। तो अब आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सीक्वेंस चलाया, फॉर लगाया, एस में संजय डाल दिया। हम लिखेंगे कि इफ़ आई की वैल्यू अगर मान लीजिए ए है, और क्या हो सकती है? ई हो सकती है। तो मैं इस कोड को पूरा लिख लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी, मैंने इफ़ के अंदर ये सारी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट किया और लगा के। अगर ये ट्रू होगी तब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या? आई को। अदरवाइज मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना, तो मैं सीधे लूप को टर्मिनेट कर दूंगा। राइट, अब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नेम एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मैंने ए आई गेस कुछ तो मिस्टेक ही की है, ये आई होना चाहिए। हमने यहाँ पर इसको जल्दबाजी में ए को ही इस्तेमाल कर लिया, एक्चुअली आई। अब आप इसको रन करके देखिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ 2 बार ए को प्रिंट कर रहा है। मान लीजिए अगर आपको ये बोलता है कि आपको काउंट करना है कि टोटल कितने वॉवेल है, डिस्प्ले की जगह हम कर देते हैं काउंट वॉवेल। ठीक है, संजय की जगह मान लीजिए हम लिख देते हैं रामायण सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, हमने आई ले लिया, अब हमको काउंटर चाहिए जो काउंट करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काउंटर लेते हैं सी, जिसको हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। अब अगर हमने बोला कि अगर कभी भी वेरिएबल में या जो आई है उसकी वैल्यू में वॉवेल आता है, तो सी प्लस इक्वल टू उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अब हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आके लिखेंगे प्रिंट टोटल वॉवेल्स। ठीक है, हमने लिख दिया इन्वर्टेड में टोटल वॉवेल्स, क्लियर है, एंड कॉमा डाल के हमने दे दिया सी। ऑलराइट, चलिए इसे एग्जीक्यूट करके आप देखिए। तो अब आप जब इसे ओके करेंगे, देखिए कितने बता रहा है टोटल वॉवेल? 4 बता रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोग्राम देखते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट 50 इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है। कितने नंबर्स को?
प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 50 नंबर्स, फर्स्ट पहले 50 नंबर जो आते हैं। हमने क्या लिया, फॉर आई इन, रेंज डाला, हमने स्टार्ट किया 0 से फर्स्ट 50 100 तक चलेंगे, मैंने डाला 101 कॉमा 2 स्टेप दे दिया और आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया क्या, आई। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आए, तो हमने बोला एंड इक्वल टू स्पेस। हमने जब टोकन की पढ़ाई की थी स्कैप सीक्वेंस की, तो हमने देखा था, और जब मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट बताया था तो बताया था कि जब प्रिंट आप लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट, एंड और सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेपरेटर इक्वल टू इन्वर्टेड में मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, आंसर रन करके देखो यहाँ पे, ओके इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला। चलिए अब आप एक बार रन करके देखिए इसको। सो क्या आंसर दे रहा है, देखिए 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन दिखा रहा है ना आपको। तो इस तरह से 100 तक के फर्स्ट 50 इवन नंबर को दिखा रहा है। यहाँ पे ये सेपरेटर हमारा काम नहीं कर रहा है फिलहाल, इसको मैं रिमूव करके बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर स्पेस होता है उसको देख लेते हैं, तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। 0 2 4 6 8 क्लियर। सो यहाँ पे चूंकि हमने स्पेस नहीं दिया, अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐसे दे दें तब आपको ये आंसर दिखेगा स्पेस के साथ में कुछ इस तरह से। बट आपको पर्पस समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट 50 इवन नंबर को डिस्प्ले किया। तो ये हुआ मेरे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, कैसे हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप समझने के बाद में अगली बात हम करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या है, एक फॉर लूप के अंदर में दूसरे फॉर लूप को इंसाइड करना, दूसरे फॉर लूप को यूज़ करना, मतलब वन फॉर इनसाइड अनदर फॉर, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर। सो वी कैन नेस्ट मल्टीपल फॉर लूप्स टू प्रोड्यूस सीक्वेंस इन टेबुलर फॉर्मेट। तो पर्पस क्या है, टेबुलर फॉर्मेट। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बात करूं, अगर आप लिखते हो फॉर आई इन, क्या डाला आपने, रेंज, आपने डाल दिया सिर्फ 4, और आपने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट, और ब्रैकेट में आपने डाला आई एंड इक्वल टू स्पेस, ठीक है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या दिखाएगा आपको, 0 1 2 और 3, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये एक केवल रो बोल सकते हो आप, लेकिन मुझे पूरा का पूरा टेबल चाहिए, मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 और 0 1 2 3 ऐसा 3 टाइम्स डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसी कोड को चेंज करके क्या लिख दूंगा, पहले लिया फॉर आई इन रेंज, क्या लिखा मैंने, 4 लिखा। इसके अंदर जाके मैं वापस से इस फॉर को लूँगा और मैं लिख दूंगा जे इन रेंज, वापस से यहाँ पे क्या कर दिया 4। तो ये आउटर फॉर मतलब कितनी बार चलेगा, 0 1 2 और 3 हो गया 4 टाइम्स। और ये जो जे है इसको हम यहाँ पे अंदर में जाके क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कॉमा डाल के हमने बोला एंड इक्वल टू स्पेस। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपकी स्क्रीन में आएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, मैं पाइथन शेल पे चलता हूँ और वहाँ इस एक कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। फॉर आई इन मैंने बोला रेंज, आपने बोला 4, आपने बोला यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई लिया। अब आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 0 1 2 3। अच्छा, अगर आप यहाँ पे, मैंने चूंकि बताया आपको कि एंड लगा के इक्वल टू आपने क्या दिया, स्पेस दे दिया। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 0 1 2 3 एक रो में आ रहा है। अब इसी चीज़ को, ये पूरे सीक्वेंस को 3 बार और रिपीट कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके फॉर लूँगा। मैंने बोला जे इन रेंज और इसके अंदर मैंने फॉर डाला, कोलन डाला, यहाँ पे इसे हटा के फिर से कोलन डाल देते हैं। और इस कोड को हमको जब लिखना होगा तो इंडेंट करना होगा कुछ इस तरह से, और अब आई की जगह मैं जे को प्रिंट करूँगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, चूँकि जैसे ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट को डाल दो। इससे क्या होगा, हर एक बार आई का जब रिपीटेशन होगा तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। आप रन करके देखो, देखिए 0 1 2 3 4 टाइम आया तो ये टेबुलर फॉर्मेट आ गया। तो ये होता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप की बात चली है तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जनरली पिरामिड बेस्ड जब प्रोग्राम आप बनाते हैं, जैसे कई बार पिरामिड के शेप्स होते हैं। पिरामिड के शेप्स कैसे होते हैं, जैसे स्टार दिया, ये दूसरा स्टार है, ये तीसरा स्टार हो गया। आप पिरामिड नहीं तो पिरामिड बोल लीजिए उसको, जो भी आप समझना चाहें।
बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। मान लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे 2 लूप लगेंगे। अब 2 लूप लगेंगे तो काउंटिंग कैसे होगी, जैसे 0 1 2 3, ये वर्टिकल हो गया। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे 0 और 1 हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 1 2 हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आउटर लूप का वैल्यू होगा उतने ही टाइम्स तक हमारा इनर लूप भी चल रहा है। मतलब आपने क्या लिया, फॉर आई इन, आपने क्या डाला, रेंज, और ब्रैकेट में हमने बोला 4 तक चलाओ। अंदर हम गए, हमने बोला फॉर जे इन, रेंज डाला। अब आई अगर कर दूंगा तो एंड वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए i+1 करना पड़ेगा ताकि एंड वैल्यू इंक्लूड हो जाए। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे भाई, स्टार को कॉमा डाल के आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, एंड इक्वल टू स्पेस। अब ये हो गया। और जब इस लूप से हम बाहर आएंगे, इस लूप से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट और कुछ नहीं, हो गया। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए इसे भी आइडियली शेल पे हम बना के देख लेते हैं। मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जे में i+1 कर देंगे, और यहाँ जे की जगह हम क्या कर देते हैं, स्टार को प्रिंट कर देते हैं। अब आप इसे एक बार रन करके देखिए क्या दिखा है आपके सामने बच्चों। कुछ इस तरह से ये पिरामिड आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये ट्रायंगल के फॉर्म में आपको वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर को मान लो, अगर आप यहाँ पे स्टार की जगह जे कर देते तो क्या आंसर आता है, यहाँ पे क्या आंसर आता, देखिए यहाँ पे जे, है ना, क्योंकि हमने जे को मैसेज में ले लिया। आप केवल जे कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 0 0 1 0 1 2, कुछ इस तरह से आंसर आएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और मान लो लगातार हमको काउंटर की वैल्यू बढ़ानी है, हम जे की जगह यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है, और x के ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं x = 0। तो अब क्या होगा, देखो आप एक बार डिस्प्ले करके देखो, हर बार 0 आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली x की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + 1। तो अब आप इसका मैजिक देख लीजिए क्या होता है। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से अलग अलग तरीके के पिरामिड शेप्स या ट्रायंगल या इस तरह के स्ट्रक्चर्स जब आपको डिस्प्ले करने के लिए पूछा जाता है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। तो ये तो बात हुई कैसे हम फ्लो ऑफ कंट्रोल में सीक्वेंस को, सिलेक्शन का मतलब इफ स्टेटमेंट को, और उसके बाद में कैसे रिपीटेशन के लिए लूपिंग कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अभी हमने देखा फॉर लूप। फॉर लूप समझने के बाद में हम बात करेंगे अगले स्टेटमेंट की या अगले लूपिंग कंस्ट्रक्ट की, दैट इज कॉल्ड योर व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का भी पर्पस वही है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है, या रिपीटिंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाइल लूप को भी समझते हैं, इसके पहले सिंटैक्स को देख लेते हैं। लेकिन सिंटैक्स के पहले एक बात ये भी है कि ये भी स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक दी हुई कंडीशन क्या होती है, आपकी ट्रू होती है। अब अगर आप व्हाइल लूप यूज करते हैं तो इसमें भी आप सबसे पहले लेंगे व्हाइल, इसके बाद हम डालते हैं कंडीशन, फिर हम डालेंगे कोलन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना है वो आप लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम डालते हैं अपडेट स्टेटमेंट। ऑलराइट, अपडेट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी काउंटर हम लेते हैं, चूंकि रिपीटेशन में हमने ऑलरेडी इसको समझ लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे लिख रहा हूँ कि वाइल देन कंडीशन, कंडीशन के बाद जो भी स्टेटमेंट रिपीट करवाना है उसे लिखेंगे, और उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट, सो दैट ये वापस उस कंडीशन को चेक कर सके। कैसे, मान लीजिए 0 से लेकर 50 के बीच के इवन नंबर आपको डिस्प्ले करने, तो आपको एक काउंटर लेना पड़ेगा अलग से C। मैंने 0 से स्टार्ट किया, मैंने बोला वाइल C इज लेस देन 50, मतलब 0 से स्टार्ट करो और लूप कब तक चलेगा, 50, मतलब 50 तक, तो लेस देन इक्वल टू कर दी, ये मेरी कंडीशन हो गई। हमको यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, C को। अगली वैल्यू क्या आएगी 0 के बाद, चूंकि हम इवन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं तो 2 के बाद 4, इसका मतलब इसी C को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 2 से। तो ये मेरा अपडेट स्टेटमेंट भी हो गया और इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना भी हो गया। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 50। व्हाइल लूप का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एडिशन ऑफ 10 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, एडिशन ऑफ 10 नंबर्स का। तो या तो ये तरीका है कि आप 10 नंबर को अलग अलग वेरिएबल में इनपुट करवाओ, और या फिर हम एक ही वेरिएबल लें, उसी में वैल्यू इनपुट करें और टोटल फाइंड कर लें। कैसे,
सबसे पहले तो मान लीजिए आप एक रिजल्ट फाइंड करने के लिए आर ले लीजिए, आर को इनिशियलाइज कर दो 0 से। अब हमने बोला यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कि आप 10 नंबर इनपुट करो, ये मैसेज एक ही बार आएगा, तो एंटर 10 नंबर्स, ठीक है। अब जो 10 नंबर इनपुट हम करवाएंगे उस इनपुट स्टेटमेंट को हमको बार बार रिपीट कराना है, तो हमने बोला वाइल। अब यहाँ पर हमको 10 टाइम रिपीट करना है तो हमें एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने काउंटर भी लिया, 0 कर दिया। हमने बोला व्हेन सी इज़ लेस देन इक्वल टू हाउ मच, सॉरी लेस देन इक्वल टू की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम इसे इरेज कर देते हैं। मैं वापस से इसको 10 कर देता हूँ। आई विल सेट दिस कोलन हियर वाइल सी इज़ लेस देन 10। एंड इसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पे बोला एक वेरिएबल x, मैंने बोला इसमें एक नंबर इनपुट करना है, तो इंट और इनपुट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से डाल दिया। अब जो भी वैल्यू इनपुट होगी x में उसको हम तुरंत ऐड कर देंगे r में। हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू आर प्लस एक्स। इससे होगा क्या कि 10 टाइम्स जितनी भी वैल्यूज आप डालेंगे वो r में एड ऑन होते चले जाएंगे, और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद काउंटर की वैल्यू, चूंकि हमको लूप को 10 टाइम चलाना है, तो हम बोलेंगे सी की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, सो दैट ये कंडीशन चेक करे वापस से। कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमने लिखा है, फिर ये काउंटर इंक्रीमेंट होगा और ये रिपीटेशन चलते रहेगा। कब तक, जब तक सी की वैल्यू 10 से लेस देन है, मतलब 10 टाइम ये लूप चलेगा। जैसे ही ये इससे बाहर आएगा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट। क्या प्रिंट कर देंगे, आर को, तो हमारा टोटल हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसे आइडियली शेल पे चल के एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आई कम बैक और यही प्रोग्राम को मैं वापस से स्क्रीन पे लिख देता हूं। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द सेट ऑफ कोड जो मैंने आपके लिए लिखा, जो अभी मैंने डिस्कस किया, एडिशन ऑफ 10 नंबर। अब इस कोड को हम यहाँ से रन करके देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आया एंटर 10 नंबर्स। मैं इन 10 नंबर्स को डाल देता हूँ, सो दैट आप देखेंगे कि ये उन सभी का टोटल आपको रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही मैंने 10 नंबर डाले, यू कैन सी इट इज शोइंग अस टोटल इक्वल टू 390। तो इस तरह से हम वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। सो दो तरीके के लूप आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, वन इज योर फॉर एंड सेकेंड इज योर वाइल लूप। आई होप आपको पूरे लूप की एक क्लैरिटी मिल गई होगी। So overall, this is how we all can understand all the Python fundamental programming concept। और मुझे लगता है अगर आपने ये पूरा सेशन देखा है और जितने भी टॉपिक्स 1 बाई 1 हमने डिस्कस किए, अगर आपने उसको सभी को सीरियसली देखा है, तो आपको किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, पाइथन प्रोग्राम के जो एग्जाम्पल्स हैं, उनके जो ट्यूटोरियल्स हैं, उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से मैंने बनाई हुई है, जिसमें जाके वो सारे प्रोग्राम्स को, अगर आपको लूप के प्रोग्राम्स, इफ़ के प्रोग्राम्स देखने हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह के डाउट आने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।